नमो बुद्धाय। प्यारे साथियों, खोए हुए बुद्ध की खोज की टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने आया हूँ। ये हमारे पार्ट 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अभी तक जिन लोगों ने नहीं दिखा है एक बार जाके देख लीजिए। तो प्यारे साथियों, आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये रहा डिस्क्लेमर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये दो सील सिंधु घाटी सभ्यता की हैं। दोनों पर हिंसा का दृश्यांकन है, यानी कि पिक्चर है। पहले सील में हिंसा सिंधुकालीन बुद्ध के सामने हो रही है। दूसरी सील में हिंसा धम्मचक्र के ठीक नीचे हो रही है, यानी कि जो प्रथम दृश्य है वहाँ बुद्ध के सामने हिंसा हो रही है, यानी कि दिखाए जा रहे हैं। तो दूसरी धम्मचक्र के ठीक नीचे वहाँ भी क्या हो रहा है, वहाँ भी हिंसा दिखाए जा रही हैं। गौतम बुद्ध ने इन्हीं सब बुराइयों का विरोध किया, दूसरी ओर कुछ नहीं। तथागत बुद्ध ने इन बुराइयों का ही विरोध किया था। जो लोग कहता है ना कि बुद्ध ने वैदिक युग का क्या का वो वैदिक संस्कृत का उस समय का बलि प्रथा क्या प्रथा उन सब का विरोध किया था, एक्चुअली वो नहीं। इस पिक्चर को देखकर आपको क्या लगता है? क्या यहाँ में बलि प्रथा हो रहा है? क्या यहाँ में यक्ष हवन हो रहा है? नहीं, यहाँ में हिंसा दिखाए जा रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि तथागत बुद्ध शिक्षा दिया है किसी के साथ हिंसा ना करा जाए। इसलिए तथागत बुद्ध ने क्या बोला था? पाणातिपात वैरामणि सिक्खापदं समादियामि। प्राणी हिंसा से विरत रहने की मैं शिक्षा ग्रहण करता हूं। किसको? हम लोगों को किस चीज से? प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा मैं ग्रहण करता हूं, है कि नहीं? तो गौतम बुद्ध स्वयं बुद्ध सभ्यता में जन्मे थे और बौद्ध सभ्यता की बुराइयों से लड़ते हुए उसका परिमंच भी किया। यानी कि तथागत बुद्ध बौद्ध की सभ्यता में जन्मे थे। जो लोग ये कहता है, ये दावा करता है कि उन्होंने ब्राह्मण का घर में जन्म लिया है, ब्राह्मण कुल से था, उन लोगों से मेरा चैलेंज है कि कोई मुझे ये सिद्ध करके दिखाइए कि उन्होंने ब्राह्मण की घर में जन्म लिया था। तथागत बुद्ध से भी पहले बुद्ध थे। 5 बुद्धों का नाम हमें मिल चुका है। तो सोचिए, तथागत बुद्ध वो ब्राह्मणी कैसा हो सकता है? वो ब्राह्मण का घर में कैसा जन्म ले सकता है? नहीं, वो बुद्ध की कुल में ही जन्मा था, यानी कि उसका पिताजी भी बुद्धिसिद्ध थे। तो बुद्ध के समय में वैदिक संस्कृत या संस्कृति नहीं थी, इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मकांड का विरोध नहीं किया था। इसलिए बुद्ध ने वैदिक कर्मकांड, जो यक्ष हवन, वो क्या बलि प्रथा, इन लोगों का उन्होंने विरोध नहीं किया था। बुद्ध ने क्या विरोध किया था? हिंसा, यानी कि किसी प्राणी को ना मारो, किसी को चोट ना पहुंचाओ,
बौद्ध मूर्ति कला की गहन खोजबीन से पता चलता है कि सात बुद्ध यानी कि 7 बुद्धास की मंडली में सबसे दाएं गौतम बुद्ध है। दूसरे नंबर पर कश्यपा बुद्ध है। तीसरे नंबर पर गोनागमना बुद्ध है। चौथे नंबर पर ककोसंधा बुद्ध है। पांचवें नंबर पर वेशाभू बुद्ध है। छठे नंबर पर सिखी बुद्ध है और सबसे बाएं विपासी बुद्ध है। थोड़े पहले मैंने आप लोगों को बताया था ना कि 5 बुद्धों का नाम उल्लेख हमें मिलता है। ये देखिए, इस क्रम की जानकारी हमें सांची स्तूप पर अंकित सद्बुद्ध के रेखांकन से मिलती है। वहां में क्या है, वहां में लिखा हुआ सांची स्तूप। सांची स्तूप में हमें ये लिखा हुआ मिलता है। इसलिए बुद्ध की मुद्रा में बैठी हर मूर्ति गौतम बुद्ध नहीं है। इसलिए हर गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठे वो गौतम बुद्ध नहीं। हर बुद्ध मुद्रा में बैठी मूर्ति को गौतम बुद्ध की मूर्ति मान लेने से इतिहास का कालक्रम बिगड़ा है, क्योंकि जानकारी ना होने के कारण, ना समझ पाने के कारण, सभी को गौतम बुद्ध मान लेने के कारण ही क्या है, इतिहास का क्रम यानी कि जो मूर्तियों का कला है, जो मूर्तियों का श्रृंखला है, उसका कालक्रम बिगड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि पहचानता नहीं है कौन सा बुद्ध है, कौन सा विपासी बुद्ध है, कौन सा सिखी बुद्ध है, कौन सा वेशाभू बुद्ध है, इसके वजह से। लेकिन तो प्यारे साथियों, इसलिए मैं सभी लोग से कहता रहता हूँ, अपनी इतिहास जानना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में पावानी नामक नगर है। यह वनगंगा के तट पर नागों का नगर है। नगर के दक्षिण में एक 20 फुट ऊंचा मिट्टी का टीला था। 1969 to 1970 में इसकी खुदाई हुई। खुदाई में महास्तूप मिला। यह महास्तूप अशोक से पहले का है, यानी कि अशोक का पहले ये स्तूप है, वहां में मिला है। स्तूप अशोक से पहले का वहां में मिला है, इसलिए कि खुदाई में बुद्धकालीन आहत मुद्राएं भी मिली। समय के साथ साथ स्तूप का विस्तार होते गया। अनेक नाग दानदाताओं ने स्तूप के निर्माण में योगदान किया। इसमें एक थे नाग पंचनिकाय। ये पांचों निकाय के ज्ञाता थे। पांचों निकाय की जानकारी जानने वाला थे। एक वेदिका स्तंभ पर इनका नाम लिखा है। पंच निकाय का मतलब है दीघ निकाय, मध्यमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुदक निकाय। ये 5 किताब का नाम है। इससे यह भी साबित होता है कि बौद्ध निकायों की रचना काफी पहले हो चुकी थी।
स्तूप के शिलालेखों पर अनेक बौद्ध नाग दाताओं के नाम अंकित है। अनेक नाम के अन्य में नाग है, जैसे नन्न नाग, बाल नाग आदि। आश्चर्य की कोरेगांव के शहीद स्मारक पर भी कई नाम अंकित है। जो कोरेगांव एक स्थान है, कोरेगांव, वहां पे जो शहीदों के लिए स्मारक बनाया गया था, उस पर भी क्या है, उस पर भी नागों, जो नाग वंशी है, उन लोगों का नाम वहां में भी है, जिनके अन्न में नाग है, यानी कि जिनके अन्न में नाग लिखा हुआ है। जैसे गोब नाग, बाल नाग जैसे भी। इससे भी आश्चर्य यह है कि बाल नाग जैसे बौद्ध नागवंशीय नाम ईर्षा पूर्व से लेकर 19वीं सदी तक मेल खाती हैं। बुद्ध का नया परिप्रेक्ष्य। तो आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक रूप से स्तूप सिंगू घाटी सभ्यता में मिलता है और लिखित रूप में स्तूप वैदिक साहित्य में मिलता है। सिंगू घाटी की सभ्यता प्राचीन हो चाहे वैदिक युग, स्तूप दोनों में ही मिलते हैं। सिंगू घाटी सभ्यता हो चाहे वैदिक युग में हो, दोनों में ही स्तूप मिलते हैं। मनुष्य का धर्म परिवर्तन परे होंगे, मूर्ति का धर्म परिवर्तन परिये। मैं यहां दिया हूं, आप लोग खुद पढ़ लीजिए। यानी कि जो हिंदू लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, जो बुद्धिस्ट का जो मूर्तियां हैं, उसी को चोरी किया हुआ है। जो बुद्ध की मंदिर या विहार कहो, टेंपल कहो, उसी को कब्जा किया हुआ है। चाहे बुद्ध हो, चाहे अवलोकितेश्वर बुद्ध हो, चाहे तारा देवी हो, चाहे मंजूश्री देवी हो, इन सभी को ही कब्जा करके, चोरी करके अपना देवी देवता बना रहे हैं। तो इसलिए ब्राह्मण जो है, जो ब्राह्मण है, वो चोरी है, वो चोर है, वो डकैत है, डकैती करता है। बेशरम लोग, शर्म करना चाहिए, शर्म आना चाहिए तुम लोग। आप पढ़ते हैं कि सिंगू घाटी की सभ्यता में लेखन कला विकसित थी और फिर उसके बाद की वैदिक संस्कृति में पढ़ने लगते हैं कि वैदिक युग में लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। वैदिक युग में लोग मौखिक याद करते थे और लिखते नहीं थे। ऐसा भी होता है क्या? पढ़े लिखे सभ्यता अचानक अनपढ़ हो जाता है क्या? है? जो पहले लिखे पढ़े थे, अचानक से उसका दूसरा पीढ़ी अनपढ़ हो जाता है, ऐसा भी होता है क्या? कौन सा देश में हुआ है? जो उसका पिताजी पढ़ा लिखा हो, डॉक्टरेट हो, और उसका पुत्र 10वीं 12वीं तक नहीं पढ़ा है, अपना नाम लिखने नहीं जानता है, ऐसा होता है क्या? यानी कि जो ब्राह्मण है और जो इतिहासकार अपने आप को स्थापित करने लगता है कि हम ही सबसे पहले हैं, उन हरामखोरों के वजह से, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, उन हरामखोरों को वजह से, मैं हरामखोर ही कहूंगा,
उन हरामखोरों की वजह से ही आज ऐसा दिखने को मिल रहा है। सिंघू घाटी की सभ्यता के समय में पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन आते आते जो वैदिक युग है 20 में जो गायब करा देता है, उसको पढ़ी लिखी को भी अनपढ़ बना देता है। इतना हरामखोरी ठीक नहीं है। थोड़ा न्यूट्रल में रहिए, सेंटर में बैठिए। इतना हरामखोरी ठीक नहीं है। अब यह भी पढ़ते हैं कि सिंघू घाटी की सभ्यता में मूर्ति कला थी। फिर उसके बाद पढ़ते हैं कि वैदिक युग में मूर्ति कला नहीं थी। क्या यह बात उल्टा नहीं है? सिंघू घाटी सभ्यता में मूर्ति कला थी, लेकिन वैदिक युग में आकर मूर्ति कला ही नहीं थी। ये हरामखोरी नहीं तो क्या है? मैं कह दूं कि कल मेरा पिताजी पढ़ा लिखा था लेकिन आज अनपढ़ है। ये कैसा? ये उल्टा नहीं है क्या? अगर कल मेरा पिताजी अगर लिखा पढ़ा नहीं होता तो आज अनपढ़ होता। कल मेरा पिताजी लिखा पढ़ा था तो आज अनपढ़ कैसा हो गया? शर्म करो, शर्म करो तुम हरामखोरो। भारत में स्तूप, स्थापत्य, लेखन कला, मूर्ति कला आदि का भी विकास निरंतर हुआ है, कोई गप नहीं है। यदि इतिहास में ऐसा गप आपको दिखाई पड़ता है तो वो है वैदिक संस्कृति को भारतीय इतिहास में जोड़ने का वजह से। जो वैदिक संस्कृति है उसको जोड़ने के वजह से हमें इस प्रकार गप दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां में सब हरामखोरी लोग हैं। हरामखोर करने के वजह से तो कल जो उसका बाप पढ़ा लिखा था आज उसको अनपढ़ बना दिया है। नहीं तो ऐसा कौन करता है? कल बाप पढ़ा लिखा था, आज बेटा कह रहा है कि आज मेरा बाप अनपढ़ है। कल लिखा पढ़ा था लेकिन आज अनपढ़ हो गया है। ये कितनी हास्यप्रद है, कितने बेवकूफ की बात है। थोड़ा तो समझा करो, थोड़ा तो ठीक से ढंग से कहा करो। स्तूपों का इतिहास, लेखन कला का इतिहास, मूर्ति कला का इतिहास, सभी कुछ सिंघू घाटी सभ्यता से निरंतर मौर्य काल और आगे तक जाता है। आप मान लीजिए कि सिंघू साम्राज्य और आगे तक टूटते जुड़ते बौद्ध सभ्यता की कड़ियाँ थी। आप तस्वीर देख रहे हैं। पहली तस्वीर सोनावलियन सभ्यता की है, दूसरी सिंघू घाटी और तीसरा मौर्य काल की बाद की है। आप तस्वीर देख रहे हैं, देख लीजिए तस्वीर में। अब तीनों में दर्शक मुद्रा में दो हिरन देख सकते हैं जो बौद्ध सभ्यता का प्रतीक है। यह प्रतीक सिंघू घाटी की सभ्यता से लेकर मौर्य काल और आगे तक निरंतर चलता है। जो हिरन है वो सिंबॉलिक है किसका? बुद्धिस्ट लोग का, जिसका साम्राज्य दुनिया के 52 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला था, जिसका शासन दुनिया के 33% आबादी पर था। यह मौर्य साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य दक्षिण भारत के कुछ
हिस्सों को छोड़कर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैला था। इसकी जनसंख्या तकरीबन 5 करोड़ थी, जो इस समय संसार की कुछ आबादी का 33% हिस्सा था। मौर्य वंश के निम्नलिखित राजा हुए। मैं यहाँ पर दे दिया हूँ, आप लोग भी पढ़ लीजिए उसका समय काल, उसका कौन कौन सा राजा हुए हैं, मैं यहाँ दे दिया हूँ, आप लोग खुद पढ़ लीजिए कौन कितना, और उसका क्षेत्रफल कितने थे, उसका शासनकाल कौन सा था, कौन सा समय में था, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं यहाँ दिया हुआ हूँ। कोई भी शिल्प कला रातों रात पैदा नहीं होती है। स्तूप कला भी बाकायदे विकास हुआ है। एक ही सम्राट अशोक के शासन में 84,000 स्तूप खड़ा कर देना कितनी बड़ी बात है। ये कह देना कितनी बड़ी नादानी है कि उसके पहले एक भी स्तूप नहीं है। ये कह देना कितनी बड़ी नादानी की बात है कि अशोक के पहले एक भी स्तूप नहीं है, जबकि हमें मिलता है। हाँ, ये सही बात है कि अशोक के समय में 84,000 स्तूप बनवाए, लेकिन उससे पहले भी स्तूप बने हुए हैं। तो प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। मिट्टी का स्तूप, पत्थर का स्तूप, ईंट का स्तूप, संगमरमर का स्तूप, मनोती स्तूप, छोटा स्तूप, मझोला स्तूप, बड़ा स्तूप, गोल स्तूप, चौकीदार स्तूप आदि प्राचीन स्तूप, अति प्राचीन स्तूप, प्राचीन स्तूप, वेदी का स्तूप, बिना वेदी का स्तूप, सीढ़ीदार स्तूप, बिना सीढ़ी का स्तूप, सभी प्रकार अलग अलग प्रकार के सैकड़ों स्तूपों को इतिहासकारों ने मौर्य काल से लेकर कुषाण काल के चंद पन्नों में समेट लिया है, जबकि इतिहास गवाह है कि सिंधु घाटी काल में भी स्तूप था और पूर्व मौर्य काल में भी स्तूप था। पिपरवा का स्तूप मौर्य काल से पहले का है। खुद मौर्य काल में नए स्तूप बनने और पूर्व मौर्य काल के कई स्तूपों की मरम्मत हुई, जिसमें इकलीवा सागर का स्तूप भी शामिल है। भारत और भारत के बाहर भी जो बड़े पैमाने पर स्तूप मिलते हैं, वे सभी मौर्य काल के बाद की नहीं, बल्कि अनेक सिंधु घाटी और मौर्य काल के बीच भी है। मगर इतिहासकार गौतम बुद्ध से पहले स्तूप होने की बात सोचते नहीं हैं। वे मौर्य काल से पहले की बने सभी स्तूपों को भी खींचकर मौर्य काल तथा उसके बाद लाते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते तो सिंधु काल से लेकर मौर्य काल तक कहीं भी स्तूपों का श्रृंखला नहीं टूटते हैं। हड़प्पा में स्तूप मिला, मोहनजोदारो में स्तूप मिला, रखेगरी में स्तूप मिला, संदर्भ सभ्यता के कई स्थलों से स्तूप मिला। बौद्ध सभ्यता के अनेक प्रमाण मिले, मगर गौतम बुद्ध का कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए कि ये स्तूप गौतम बुद्ध से पहले के हैं। हड़प्पा हो, मोहनजोदारो हो, रखीगरी हो, इन सब में स्तूप तो मिलते हैं, लेकिन तथागत बुद्ध की
कोई भी पहचान वाली चीज नहीं मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि तथागत बुद्ध के पहले ये सब थे, है कि नहीं? तो प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण और सीता संग राम की छाप लगी सिंघू घाटी सभ्यता का यह सील जारी है, जाली यानी कि डुप्लीकेट है। जो लक्ष्मण, सीता और राम की लगी सिंघू घाटी सभ्यता में जो सील मिला है, ये कहता फिर रहा है ना, वो दरअसल डुप्लीकेट है, वो फेक है। इसलिए कि सिंघू घाटी की मोहरों पर साइड में लिखावट नहीं होती थी। क्यों कहता है कि वो डुप्लीकेट है? इसका कहने का अर्थ ये है कि सिंघू घाटी सभ्यता में मोहरों में, यानी कि जो सील है वहां का, वहां में क्या होता है, वहां में साइड में नहीं लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? सिंघू घाटी के सिरों पर लिखावट हमेशा ऊपर होती है, नीचे में नहीं, ऊपर में होती है। इसलिए जो कहता फिर रहा है ना कि वहां में हिंदू लोग का मिला है, वो डुप्लीकेट है। जो राम लक्ष्मण सीता जो दिखा रहा है वो सब डुप्लीकेट है। तो प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। हाथी की पहली तस्वीर सिंघू काल की है, हाथी की दूसरी तस्वीर मौर्य काल की है। सिंघू काल में पशुओं की तस्वीर के ऊपर लिखा जाता था, मौर्य काल में पशुओं की तस्वीर के नीचे भी लिखे जाने की परंपरा बनी। यानी कि सिंघू घाटी सभ्यता में जो पशुओं है, जो जानवरें हैं, उसका ऊपर लिखावट होती है, लेकिन मौर्य काल आते आते मौर्य काल में पशुओं के नीचे लिखावट होने लगा है। यानी कि जो सिंघू घाटी सभ्यता में जो हिंदू लोग का सील मिला है, जो गा रहे हैं, वो डुप्लीकेट है, इसलिए डुप्लीकेट है। तो प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। सिंघू घाटी की सभ्यता ने 6 तीलियों वाले धम्मचक्र का इस्तेमाल लिपि में किया। जो सिंघू घाटी सभ्यता है, उन लोगों ने जो 6 टीलिया वाले जो धम्मचक्र है, उसको किसी लिए इस्तेमाल किया है? लिपि में। एक नंबर में आप लोग देख सकते हैं, ये तस्वीर देखिए। गौतम बुद्ध ने 8 तीलियों वाले धम्मचक्र का इस्तेमाल शिक्षा में किया था। ये देख लीजिए, 8 तीलिया वाले धम्मचक्र आप लोग देख पा रहे हैं। सम्राट अशोक ने 24 तीलियों वाले धम्मचक्र का इस्तेमाल शासन में किया था। ये देख लीजिए तस्वीर, ये सम्राट अशोक के समय का ये धम्मचक्र। तो ये 6 वाले, 8 वाले और 24 वाले, ये सब बुद्धिस्टों का ही है। ऐसा ही धम्मचक्र का कदम सिंघू घाटी सभ्यता से मौर्य काल तक बढ़ते आए हैं। तो प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संस्कृति ने धम्मचक्र का इस्तेमाल शांति के लिए किया और युद्ध संस्कृति ने धम्मचक्र का इस्तेमाल युद्ध के लिए किया।
यानी कि यहाँ में बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। बौद्ध संस्कृति ने धम्मचक्र का जो इस्तेमाल शांति के लिए किया, वही ब्राह्मणों ने युद्ध के लिए इस धम्मचक्र का इस्तेमाल किया। किसको ये धम्मचक्र, किसको वो लोग दिया था? वो उन लोग का क्या देवता था, भूल गया उसका नाम। वो हाथ में लेते रहता है ना, गुस्सा आ जाने से आदमी का गर्दन उड़ा देता है, किसी का पूरा शरीर उड़ा देता है। तो जो बुद्धिस्ट लोगों ने धम्मचक्र शांति का प्रतीक है, लेकिन ब्राह्मण लोगों ने, जो हरामखोर लोग हैं, उन लोगों ने क्या किया है? आदमी को मारने के लिए वो किया है, हिंसावादी के लिए इस्तेमाल किया है। इसलिए इतिहास को जानना समझना बहुत जरूरी है। समझिए, जिस प्रकार से मैं अभी थोड़े पहले आप लोगों को बता रहा था, इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। एक ने हाथ में लिया हुआ है, एक ने उंगली पे लिया हुआ है, एक दो हाथों पे लिया हुआ है, एक उंगली पे लिया हुआ है। यानी कि जो उंगली पे लिया हुआ है वो किसी की गर्दन उड़ाने के लिए, किसी के शरीर उड़ाने के लिए, किसी को मारने के लिए। लेकिन जो दोनों हाथों में लिया है वो किसके लिए? वो समाज के लिए, वो पूरे मानव जाति के लिए, इस पृथ्वी में जितने भी सांस लेने वाले सभी के लिए, मानवता के लिए। लेकिन जो उंगली में लिया हुआ है वो हिंसा करने के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी को काटने के लिए, किसी को भगाने के लिए, है कि नहीं? तो प्यारे साथियों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो को जितना हो सकता है आप लोग शेयर करने की कोशिश करिए, जो हमारे ST SC OBC भाई है, बहनें हैं, ताकि हमारी जो असली इतिहास है थोड़े होने से भी ताकि जान सके। इसलिए प्यारे साथियों, आप लोगों से मेरा अनुरोध है, हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो प्यारे साथियों, बस आज इतना तक। फिर नए वीडियो के साथ मुलाकात होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।